हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये सेशन चलने वाला है और आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए जो भी अर्थव्यवस्था से प्रश्न बनेंगे वे सारे प्रश्नों को हम एक एक करके कवर करते हुए इस सीरीज़ में चलते चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बच्चों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस पे आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अभिप्राय है वो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। याद रखिएगा, आर्थिक विकास के जो दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ठीक है, जो अभी विकसित नहीं हुआ है बल्कि वो अपने विकास में अग्रसर है बच्चों। आइए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था है। देखिए यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस नॉर्मल सा एक प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो भारत का जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उत्पाद में जो है योगदान करता है, अतः ऑप्शन जो है 3 सही होगा। चलते हैं आगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है बच्चों। ठीक है ना, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो चलते हैं, देखिए प्राकृतिक संसाधन पे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं होगा तो आर्थिक विकास हम नहीं कर सकते। पूंजी निर्माण भी चाहिए और बाज़ार का आकार भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर निर्माण करेंगे उसके लिए बाज़ार की आवश्यकता होगी, अतः उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण बच्चों। ठीक है, अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी, देखिए बेरोजगारी तो बहुत सारी प्रकार की हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर कैसी हैं, तो अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है बच्चों। ठीक है, तो भारत में अधिकतर जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है, अतः ऑप्शन 4 सही होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है। तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो NSSO जो है वो प्रकाशित करता है और एकत्रित भी करता है बच्चों। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा गया है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। देखिए कृषि में बहुत सारी मौसमी बेरोजगारी आदि भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बेरोजगारी में प्रधानता किस में देखने को मिलती है, तो वो है अदृश्य बेरोजगारी बच्चों। ठीक है ना, अदृश्य बेरोजगारी का जो संबंध है वो कृषि से है बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अगर लेंगे तो इसमें कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो आपको सीधे सीधे कहना है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होंगे तो वहाँ पे अल्प बेरोजगारी हो जाएगी बच्चों, याद रहेगा ना, अल्प बेरोजगारी। अगर अल्प बेरोजगारी की समस्या जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से है बच्चों, अतः आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। या फिर आपसे कुछ ये भी ऑप्शन दे सकता है अल्प बेरोजगारी, उसका भी मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्या संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है बच्चों, तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगर उत्पादन क्षमता अपर्याप्त है तो यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। चूँकि गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए नीति आयोग है बच्चों, जो कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करती है, और नीति आयोग से प्रश्न पूछ सकता है इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी को हुआ था इसकी स्थापना 2015 को। ठीक है बच्चों,
याद रखेंगे 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रहेगा। तो चलिए, चूँकि ये योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था बच्चों। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पे लागू किया था या प्रारंभ किया था। तो गरीबी उन्मूलन के लिए 1975 के दशक में बच्चों, या कह सकते हैं 1975 में जो है ये 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था और ये एक केंद्रीय योजना है बच्चों, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है बच्चों। तो अत्यधिक कुपोषण कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इसलिए भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता माप के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर भारत में गरीबी के लिए सबसे तीव्र अगर कोई माप है तो वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक बच्चों, ठीक है। ऑप्शन 1 सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है, ठीक है बच्चों। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो बनाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी। तो महबूब अल हक बच्चों, ये पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, और इन्होंने ही जो है मानव विकास की अवधारणा दी है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। देखिए, मानव विकास की जो सूचकांक यूएनडीपी करता है बच्चों, वो 3 आधारों पे करता है। एक तो जीवन प्रत्याशा, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, और एक शिक्षा। यहाँ पे जो उसका पैमाना है 0 से 1 के बीच में वो रेटिंग देता है बच्चों, ठीक है, यूएनडीपी। तो इसमें जो है आपका सामाजिक असमानता जो है वो सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों के आधार पे ही वो क्या करता है कि मानव विकास सूचकांक जारी करता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य, ठीक है बच्चों, राज्य स्तरीय मानव विकास जारी करने वाला, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो राज्य स्तरीय जो है वो अपना रिपोर्ट जारी करता है मानव विकास के क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं। कह भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, देखिए यूएनडीपी के ही तर्ज पे जो है भारत ने भी जो है अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी करना प्रारंभ की। और ये कब से किया, तो अप्रैल 2002 से बच्चों, अप्रैल 2002 से इसे प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखेंगे, भारत को जो है वो मध्यम विकास की श्रेणी में रखा गया है बच्चों। किस विकास की श्रेणी में, मध्यम विकास की श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो बच्चों आज का ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ा सा वीडियो लाइक होने की वजह से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और भी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाने के हमें और भी मोटिवेट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।